स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद रियू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक दैट इज़ अबाउट मैटर। मैटर से ही रिलेटेड है और मैटर में हम आज करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मीन्स कि क्या जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं, कौन कौन सी वजह है और क्या क्या उनके साथ हो सकता है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए साथ मेरे वीडियो के एंड तक और जानते हैं कि क्या वजह है कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। So as we all know that water has existed in mostly three popular states। पहली स्टेट जो है दैट इज कि जो वाटर है वो आइस फॉर्म में मीन सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है एज फैमिलियर वाटर। एंड थर्ड स्टेट इज गैसियस यानी कि वेपर्स की फॉर्म में भी हमें वाटर जो है वो मिल जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि कैसे ये जो वाटर है दैट इज एक्चुअल में वाटर इज इन लिक्विड। तो आप देखते हो नॉर्मली वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, बट ये कैसे जो है इसमें आखिर क्या होता है मैटर में कि ये जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें आखिर क्या वजह होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर लेगा। तो चलिए जानते हैं इन सब रीजंस के बारे में एक एक करके कि कैसे ये पार्टिकल जो हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चन अब अराइज हो जाते हैं कि हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर जो है कैसे चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो इजीली चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मैटर जो है उसके अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। So first point is on increasing temperature of solids, the kinetic energy of particles increases। Okay, जैसे ही हम किसी सॉलिड को क्या करेंगे, हीट अप करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आइस है और आइस को हमने हीटिंग के लिए जो है वो छोड़ दिया है। तो उस वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड की, ओके, सॉलिड जो है उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि सॉलिड के अंदर भी कहीं ना कहीं पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे ही कोई टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, मीन्स आप किसी सॉलिड को जो है वो हीट अप करेंगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद स्पीड। तो जैसे ही टेम्परेचर करेंगे तो जो आइस होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी कि पार्टिकल्स की वो स्पीड अप हो जाएगी और स्पीड अप होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे विद स्पीड, हाई स्पीड से वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो जब पार्टिकल्स अब स्पीड अप हो जाएंगे और जोर जोर से आपस के साथ टक्कर मारेंगे यानी कि वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास होगा नेक्स्ट स्टेप दैट इज एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स वो जो एनर्जी होगी जो कि हम हीट से सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से ओवरकम हो जाएंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी लूज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और
जब लूज होना स्टार्ट होगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशंस एंड मूव फ्रीली। तो पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, याद जाओ। एंड उसके बाद क्या होगा, अब किसी चीज़ को, बंद चीज़ को आप छोड़ देते हो, खुले में छोड़ देते हो तो कैसे भागती है, वो भागती है ना। तो उसी तरह पार्टिकल सेम वही करेंगे, लीव कर देंगे उनकी पोजीशंस को और फ्रीली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए जो आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में थी, जब हमने उसको हीट किया तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, क्योंकि आइस के बीच में थे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके बॉन्ड्स के बीच में। हीट अप करने की वजह से वो जो बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट हो गए, लूज हो गई अट्रैक्शन की वाली फोर्स जो होती है, ओके। उसकी वजह से जो है आइस हमारी लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गई और जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड टर्न्स इनटू लिक्विड। ओके, सो आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड फॉर्म। नाउ अब जो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, यानी कि जो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड एकदम से लिक्विड में चेंज हो गया, और वो टेम्परेचर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? एटमॉस्फेयर मीन्स आपका जो सराउंडिंग है, यानी कि सराउंडिंग में है एयर। एयर जो है वो एक प्रेशर डालती है हमारे आसपास, तो एयर का प्रेशर हमेशा रहेगा, हमेशा हमारे आसपास रहता है, और इसी एयर ऑफ प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि नॉर्मल जो एयर प्रेशर डालती है उस टेम्परेचर के ऊपर जो है, जब सॉलिड टर्न हो जाएगा इनटू लिक्विड, तो उस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच solid turn into liquid at the atmospheric temperature is called its melting point. And melting point of ice is 273.16 Kelvin. Kelvin is a scale for measuring the temperature. So melting point जब आप करोगे आइस का, तो आइस जो है इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज 273.16 केल्विन टेम्परेचर। और साथ ही साथ जब चेंज होगा सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। यानी कि जब आइस जो है वो लिक्विड में चेंज होगी, मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज फ्यूजन। तो जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सॉलिड जब अपनी स्टेट को चेंज करता है तब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हीट एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है वो आखिर कहाँ पे जाएगी। तो चलिए देखते हैं उस हीट एनर्जी का क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा। अब जो हीट होगी, ओके, जो हीट होगी वो कहाँ पे कंज्यूम होगी, तो वो यूज अप होगी जहाँ पे चेंज होगा स्टेट, चेंज होगा स्टेट का, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर, एनी स्टेट का जहाँ पे भी चेंज होगा, जहाँ पे ओवरकम होंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पे हमारी यूज होगी हीट एनर्जी। और ये वाली जो हीट होती है वो हमेशा हिडन रहती है इनटू द कंटेंट। मान लीजिए आइस के पार्टिकल्स हैं तो आइस के पार्टिकल्स में एक हिडन रहेगी, या मेरे पास वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स में ये हिडन फॉर्म में रहती है। तो उस तरह की जो भी हीट होगी जो हिडन रहेगी इनटू द कंटेंट, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। Next one is the amount of heat energy that is used to change 1 kg of solid into liquid. 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point.
तो मीन्स ऐसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि यूज अप हो रहा है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और कौन से टेम्परेचर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट होने वाला होता है तो उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दैट अमाउंट ऑफ heat energy is called latent heat of fusion. Next मैं बात करें particles of ice and particles of water. तो एनर्जी किसके पास जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस. जो पार्टिकल्स आइस में हैं उनकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चाहे सेम ही है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है हमारे पास, लेकिन एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर. नाउ अब देखते हैं, अभी हमने किया सॉलिड से जो है वो लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, अब हम करेंगे लिक्विड से जो है वो वेपर फॉर्म में कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी. तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर. हमें क्या करना है, वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करना है, मीन्स उसको गर्म करना है. फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं एज सच जैसा पीछे हुआ था, जैसे ही हीट करा था तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे फास्टली. सेम हैपन्स हियर. तो यहाँ पे भी सेम होगा, पार्टिकल्स जो है स्टार्ट कर देंगे मूविंग फास्टली, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएंगी. अब एक पॉइंट आएगा हमारे पास, ऐसा पॉइंट आएगा, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो गर्म करने की वजह से अगर आप उसको हीट एनर्जी देते रहो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो हो जाएंगी ब्रेक, और उसी पॉइंट के ऊपर और उसी टेम्परेचर पे एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. लिक्विड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू गैसियस फॉर्म. सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग. तो जो हमारे पास लिक्विड है वो उस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगा टू चेंज इनटू गैसियस फॉर्म. अब जो हमारे पास टेम्परेचर होगा एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि जिस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग होना, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. अब बात करते हैं वाटर के लिए क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे जो वाटर है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो टेम्परेचर है 373 केल्विन, और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब वाटर जो है वो पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो वाटर होगा वो गैसियस वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी, जब मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो अब लिक्विड जब हमारे पास वेपर में चेंज होगा यानी कि गैस, तो जब ये गैस में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन. और ये जहाँ पे ये हीट जो भी हीट यहाँ पे यूज हो रही है, हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट मीन्स हिडन एनर्जी, जो कि कौन से पार्टिकल्स में होगी, लिक्विड के पार्टिकल्स में. तो देखिए वाटर वेपर जो होते हैं जब वो 373 केल्विन पे होगा तो इस टेम्परेचर पे जो होगा वाटर वेपर के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर. अगर आपके पास मैं नॉर्मल वाटर दे दूं जिसका टेम्परेचर भी 373 केल्विन है
और दूसरा वाटर वेपर्स दे रही है जिसका टेम्परेचर भी सेम है, दैट इज 373 केल्विन। तो क्या होगा, अब जब आप देखोगे कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो वो होगा वाटर वेपर्स। इसीलिए बोलते हैं कि जो स्टीम होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जो स्टीम के पास क्यों होती है एनर्जी, क्योंकि जो स्टीम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, यानी कि स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट, छुपी हुई एनर्जी है, छुपी हुई हीट है किसकी, वेपराइजेशन की। इसीलिए स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर, और वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा देन हॉट वाटर। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो जैसा कि आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको टर्म आ रही थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। प्रेशर कम है, ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, ये बहुत ही मैटर करता है फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब आप सिलेंडर्स देखते हो, सिलेंडर्स में मोस्टली गैस भरी होती है, लेकिन जब भी आप सिलेंडर हिला के देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई लिक्विड जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, गैस होता है जिसको कंप्रेस किया होता है। कैसे करेंगे, ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक, तो मतलब गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं, जब हम उस पर अप्लाई करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लाइक ड्राई आइस। कि ड्राई आइस, तो ये भी वही है, सॉलिड CO2 को प्रेशराइज करके रखा जाता है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास ड्राई आइस जो बन रही है वो भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से ही हम उसको ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा CO2 तो एक गैस है, तो उसको सॉलिड हम कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, प्रेशर की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो रही है, इसीलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। तो सॉलिड CO2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्रेशर को हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे बाय 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर, तो हमारे पास जो सॉलिड CO2 वो बन के आएगी। और यहाँ पे दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ऑफ स्टेट। अभी हमने देखा कैसे चेंज कर रहे थे स्टेट, तो ये इस वाला साइकिल जो है वो परफॉर्म होता है इन ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कौन से प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यानी कि जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होगा। चलिए देखते हैं इस इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में कि कैसे जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है मैटर। सो बात करें लिक्विड की, लिक्विड जब गैस में चेंज होगा, लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, वेपर्स बनेंगे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। और जब मान लीजिए गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल रेन थ्रू क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जो है वो रेनिंग करते हैं, रेनिंग क्लाउड्स कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। मीन्स उनके अंदर जो वेपर्स होंगे जो कि इवेपोरेशन की हेल्प से बनेंगे, वो कंडेंस होके जो है वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज कंडेंसेशन। सेकेंड इज जब गैस सॉलिड में चेंज होती है। तो जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है, पहले सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनती है,
लेकिन जब डायरेक्टली गैस से सॉलिड बन जाएगा बिना इंटरमीडिएट स्टेज, दैट इज लिक्विड, लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो उस तरह की प्रोसेस को यहाँ बोला जाएगा सब्लिमेशन। और सेम सॉलिड से अगर गैस में चेंज हो गया तब भी उसको बोला जाएगा सब्लिमेशन। अब बात करते हैं थर्ड, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फ्यूजन, और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा सॉलिडिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। तो आपने देखा कि चेंज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये भी जान लिया। तो प्लीज़ बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।